बच्चों, आज हम जिस चैप्टर पर विस्तृत चर्चा करेंगे उस चैप्टर का नाम है व्यावसायिक उपक्रम। व्यावसायिक उपक्रम किसी भी उत्पादन कार्य को करने के लिए एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको कई भागों में बांटकर या कई भागों में विभक्त करके किसी भी वस्तु या सेवाओं को एक सही मार्गदर्शन दिया जाता है। इसलिए व्यावसायिक उपक्रम स्वतंत्रता के बाद में जब औद्योगिकरण की शुरुआत हुआ तब इसी व्यावसायिक उपक्रम की एक रूपरेखा तैयार किया गया। तो व्यावसायिक उपक्रम के अंतर्गत यहाँ पर 3 भागों में बांटा गया है व्यावसायिक उपक्रम को। निजी क्षेत्र का उपक्रम, सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम और संयुक्त क्षेत्र का उपक्रम, ऐसे 3 भागों में बांट दिया गया है एक उपक्रम को क्षेत्र के अनुसार से। तो बच्चों आइए चलते हैं इसी एक एक जो क्षेत्र है उसका हम अध्ययन करेंगे, उसका एक एक जो क्षेत्र है उसके बारे में समझेंगे। तो आज सबसे पहला जो आता है निजी क्षेत्र के उपक्रम के बारे में। निजी क्षेत्र के उपक्रम के बारे में क्या आशय है इसको समझते हैं। निजी क्षेत्र का उपक्रम एक ऐसा उपक्रम है, एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम कहा जाता है जिसका स्वामित्व, जिसका नियंत्रण, प्रबंधन एक निजी व्यक्तियों के हाथ में या निजी व्यक्तियों के संगठन या समूह के द्वारा किया जाता है। कुल मिलाकर एक निजी हाथ में इस उपक्रम का, इस कंपनी का संचालन होता है, इसलिए इसको निजी क्षेत्र का उपक्रम कहा जाता है। जैसे कि आपने सुने होंगे कि टाटा है, बिरला है, रिलायंस समूह है और सिंघानिया ग्रुप है, जेके सीमेंट कंपनी, ऐसे बहुत सारे जो निजी क्षेत्र की उपक्रम हैं। और ये निजी क्षेत्र के उपक्रम कई प्रकार के वस्तुओं का निर्माण करते हैं, उत्पादन करते हैं, तो ये निजी क्षेत्र के उपक्रम कहलाते हैं। अब आइए चलते हैं निजी क्षेत्र के उपक्रम की कौन कौन सी विशेषता या लक्षण होता है। निजी क्षेत्र के उपक्रम की कौन कौन से लक्षण या विशेषताएं। पहला है इसमें लक्षण निजी स्वामित्व। निजी क्षेत्र के उपक्रम का स्वामित्व होता है किसी भी एक व्यक्ति के हाथ में, निजी व्यक्तियों के हाथ में उसका स्वामित्व रहता है, या निजी एक व्यक्तियों के संगठन या समूह बनाकर इसका संचालन किया जाता है, इसीलिए इसको निजी स्वामित्व के अंतर्गत माना जाता है। पहली विशेषता ये है। दूसरी विशेषता है स्वतंत्र प्रबंध। इसका जो प्रबंधन होता है निजी व्यक्तियों के हाथ में होता है। हाँ, भले ही एक विशेषज्ञ की नियुक्ति निजी उपक्रम के द्वारा कर लिया जाता है ताकि उनके द्वारा समय समय पर सलाह मशविरा लिया जा सकता है और उस उपक्रम को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो निजी क्षेत्र के लिए एक प्रबंधन या नियंत्रण कहा जा सकता है, तो वो भी निजी हाथों में होता है, निजी व्यक्तियों के हाथ में होता है इसमें। तीसरा जो आता है वो है निजी वित्त प्रबंधन। वित्तीय प्रबंधन या पूंजी जो लगाया जाता है वो निजी व्यक्तियों के द्वारा ही लगाया जाता है, इसलिए इसमें निजी वित्तीय प्रबंधन कहा जाता है। सरकार के द्वारा इसमें किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं मिलता,
कोई भी उपक्रम संचालित करने के लिए ये एक निजी तौर पर अपनी संपत्ति लगाते हैं और उस संपत्ति के आधार पर उत्पादन कार्य करते हैं, इसीलिए इसको निजी क्षेत्र का उपक्रम कहा जाता है। उसके बाद में आगे चलते हैं आगे, निजी जवाबदेही। निजी जवाबदेही का मतलब होता है कि इस क्षेत्र में या इस क्षेत्र के जो उपक्रम होते हैं उसमें जो भी लाभ या हानि होता है उसका उत्तरदायित्व निजी व्यक्तियों का या निजी व्यक्तियों के समूह के द्वारा होता है। यदि हानि हो गया तो उस उपक्रम में जो भी व्यक्ति शामिल होता है उनको ही वहन करना पड़ता है। तो इस प्रकार से निजी जवाबदेही इसमें होता है। उसके बाद पांचवा जो आता है इसमें राज्य की भागीदारी नहीं। निजी क्षेत्र का उपक्रम है ये, और निजी क्षेत्र के उपक्रम होने के कारण इसमें किसी भी राज्य का दखलंदाजी या राज्य का सहयोग निजी उपक्रम को नहीं मिलता, क्योंकि ये निजी क्षेत्र अपने बलबूते पर ये निर्मित होते हैं, इसका निर्माण होता है और अपने निजी खर्च पर ही इस कंपनी का इस उपक्रम का संचालन किया जाता है। राज्य के द्वारा कोई भी सहयोग नहीं मिलता, इसलिए कहा गया है कि राज्य की भागीदारी, और न ही राज्य इस पर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप कर सकते हैं। निजी व्यक्तियों का समूह संगठन होने के कारण इस उपक्रम में निजी व्यक्ति ही इनके भागीदार होते हैं, जवाबदेही होते हैं। यहाँ पर किसी भी राज्य सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। तो इस प्रकार से एक निजी क्षेत्र के उपक्रम का लक्षण, विशेषता या प्रकृति यहाँ पर आपको बताया गया। इसके बाद में इसके महत्व, निजी क्षेत्र के कौन कौन से महत्व है, लाभ है, या इनकी आवश्यकता क्यों है, या ये सबसे ज्यादा सफल क्यों हुए हैं। निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र की कमियों को दूर करने के लिए ही निजी क्षेत्र का एक निर्माण किया गया है। तो यहाँ पर निजी क्षेत्र की कौन कौन से महत्व है उसको देखते हैं। पहला इसमें महत्व या लाभ होता है वो है कुशलता। निजी क्षेत्र को अपने वस्तु को या अपने उत्पादित कोई भी माल है उसको अच्छे ढंग से निर्मित किया जाता है, ताकि इनमें कोई भी उपभोक्ता या ग्राहक स्थायी रूप से उस वस्तु को खरीदने के लिए या उस माल को खरीदने के लिए हमेशा तत्पर रहे। तो यहाँ की कोई भी माल या कोई भी उत्पादित वस्तु है उसमें एक कुशलता दिखाई देता है, जिससे कोई भी ग्राहक जो है या उपभोक्ता होता है वो हमेशा उस उपक्रम या उस कंपनी से जुड़े रहते हैं। दूसरा जो आता है वो है अधिक लाभ। कोई भी निजी कंपनी है या कोई भी निजी समूह की उपक्रम जो होता है वो जब भी स्थापना उसका होता है तो अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए ही उसकी रचना या उसका निर्माण किया जाता है। अधिक से अधिक लाभ होता है तो इसमें निजी क्षेत्र को भी लाभ होता है और सरकार को भी इसमें लाभ होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है निजी क्षेत्र के उपक्रम के निर्माण के लिए। तीसरा जो है कर राजस्व में वृद्धि। निजी क्षेत्र की स्थापना होने से बहुत सारे कर उस राज्य को, उस देश की सरकार को प्राप्त होता है, जैसे कि उत्पादन कर होता है और आय कर होता है। ऐसे बहुत सारे कर
इससे प्राप्त होता है, जिससे राजस्व की वृद्धि होती है। निजी क्षेत्र के उपक्रम की स्थापना से ऐसे बहुत सारे टैक्स निजी उपक्रम से लिया जाता है सरकार के द्वारा, और उस कर के माध्यम से सरकार के आय में वृद्धि होती है या राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। इसके बाद में चौथा नंबर आता है मितव्ययता। मितव्ययता का मतलब, और पिछले चैप्टर में आपको बता दिया गया कि फिजूल खर्च को रोकना। निजी क्षेत्र एक ऐसा उपक्रम होता है जहां पर फिजूल खर्च को रोका जाता है या फिजूल खर्च नहीं किया जाता। कम लागत लगाकर अच्छा उत्पादन, अच्छी वस्तुओं का उत्पादन, ये इनका मुख्य उद्देश्य होता है। सार्वजनिक क्षेत्र में देखते हैं तो फिजूल खर्च अधिक उसमें होते रहता है और उसको रोकने का प्रयास भी नहीं किया जाता। लेकिन निजी क्षेत्र है, यदि यूं ही साधनों को बर्बाद करते रहे या मानव श्रम यूं ही बर्बाद होता रहे या जितने भी साधन है वो यूं ही बर्बाद होते रहे, तो वहां पर फिजूल खर्ची ज्यादा होगी, जिससे उस उपक्रम को नुकसान हो सकता है। तो निजी उपक्रम हमेशा मितव्ययता को ध्यान में रखकर अपने उपक्रम का संचालन करती है। इसके बाद में पांचवा जो है ग्राहकों की अच्छी सेवाएं। ग्राहक को जो वस्तु मिलती है वो अच्छी किस्म की, अच्छी गुणवत्ता की वस्तु मिलती है, क्योंकि निजी उपक्रम हमेशा यही चाहता है कि उनके ग्राहक हमेशा एक बार जुड़े तो वो हमेशा के लिए जुड़ जाए, हमेशा उनकी वस्तु को खरीदता रहे और उस पर उसका विश्वास रहता है। तो निजी कंपनी हमेशा यही चाहती है कि ग्राहकों की सेवाएं हमेशा होती रहे, उनको अच्छी वस्तु, कम कीमत पर वस्तु और गुणवत्ता वाली वस्तु ये मिलता रहे। ये महत्वपूर्ण लाभ एक निजी क्षेत्र की स्थापना से लोगों को, ग्राहकों को, विभिन्न वर्गों को इसमें मिलते रहता है। छठवां जो है वो है प्रतिस्पर्धा से जनता को लाभ। कई बार प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता का समय आता है और उसमें ये निजी कंपनियां जो होती है एक से बढ़ चढ़कर कई अच्छी अच्छी वस्तुओं का निर्माण करते हैं और कम कीमत में भी वस्तुओं को दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा में उसको टिकना है। इसलिए ग्राहकों को कई बार लाभ होता है कि कम कीमत में अच्छी वस्तु मिल जाती है। तो निजी क्षेत्र प्रतियोगिता का सामना करने के लिए ग्राहकों को, उपभोक्ताओं को समय समय पर अच्छी वस्तु प्रदान करते रहती है। ये महत्व या ये लाभ निजी क्षेत्र में मिलता है। सातवां जो आता है वो है सरकारी नियंत्रण से मुक्ति। सरकारी नियंत्रण से मुक्ति का मतलब होता है कि इसमें सरकार का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप इसमें नहीं होता है। निजी क्षेत्र की स्थापना जब किया जाता है तो निजी व्यक्तियों के द्वारा ही किया जाता है, उसमें सरकार का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप या दखलंदाजी नहीं होता है, इसलिए वो स्वतंत्र रूप से अपने व्यवसाय को संचालित करता है। सरकार का किसी भी प्रकार का दबाव भी नहीं होता और स्वतंत्र होकर अपने वस्तु का उत्पादन करते हैं, बिक्री करते हैं। ये लाभ निजी क्षेत्र से प्राप्त होता है। तो अभी आपके सामने बहुत सारे लाभ और विशेषताएं बताया गया कि निजी क्षेत्र की कौन कौन सी विशेषताएं हैं और कौन कौन से लाभ है। लेकिन देखा जाता है कि जीवन के दो पहलू है, लाभ हानि। तो यहाँ पर भी यदि लाभ है तो हानि भी होना ही है। तो निजी क्षेत्र की स्थापना से बहुत सारी हानियां, दोष या इनकी आलोचनाएं
भी देखने को मिलता है। निजी क्षेत्र किस प्रकार से ग्राहकों को सेवाओं में या अन्य प्रकार के जो अपने उत्पादित वस्तु है उसमें किस प्रकार से फेरबदल करके ग्राहकों को या उपभोक्ताओं को नुकसान पहुंचाते हैं, इसके बारे में यहाँ पर देखते हैं क्या दोष है निजी क्षेत्र की स्थापना से। पहला दोष यहाँ पर है हानिकारक माल का उत्पादन। निजी क्षेत्र अपने अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए हानिकारक पदार्थों का भी उत्पादन कर देते हैं। हानिकारक पदार्थों का उत्पादन करने में भी ये परहेज नहीं करते हैं, जिसके कारण आम नागरिक, आम जनता और आम उपभोक्ताओं को बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ जाता है। तो इस प्रकार से हानि या दोष देखने को मिलता है। हानिकारक पदार्थों का उत्पादन या हानिकारक पदार्थों का निर्माण हो जाता है जो शारीरिक मानसिक दृष्टि से कई बार हानि पहुंचा देती है। तो ऐसे माल का उत्पादन ये निजी क्षेत्र की ये उपक्रम है उनके द्वारा किया जाता है। दूसरा जो आता है वो है पूंजीवाद की बुराइयां। निजी क्षेत्र के उपक्रम होते हैं ये पूंजीवादी व्यवस्था यहाँ पर रहता है और ज्यादा से ज्यादा पूंजी लगाने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण यहाँ पर उस कंपनी को आगे बढ़ने का एक तरीका होता है, लेकिन इसमें मजदूर वर्ग, श्रमिक वर्ग या उपभोक्ताओं को कई प्रकार से नुकसान हो जाता है। पूंजीवादी के व्यवस्था के कारण हड़ताल, तालेबंद जो है ये सामने कई प्रकार की बुराइयां देखने को मिलती है और जनता या वहां पर कार्य करने वाले जो श्रमिक या कर्मचारी होते हैं उनको पूंजी के आधार पर दबाने की कोशिश किया जाता है। तो ये निजी क्षेत्र की जो उपक्रम होता है इसमें एक बुराइयां इसमें देखने को मिलता है और कमजोर तबके के जो श्रमिक है या मजदूर है उनको दबा दिया जाता है, उनका शोषण कर लिया जाता है, उनको उचित मजदूरी नहीं दिया जाता, उसको निकाल दिया जाता है। ऐसे कई प्रकार की बुराइयां, पूंजीवादी बुराइयां सामने आती है। तीसरा जो देखते हैं इसमें जो बुराइयां हैं या दोष है वह है ग्राहकों का शोषण। ग्राहकों का शोषण होता है इसमें। निजी जो कंपनियां होता है कभी ऐसा देखा जाता है तो कीमतों को बढ़ा दिया जाता है या मिलावटी पदार्थ कर दिया जाता है, या कई बार ये देखा जाता है कि उस वस्तु की अभाव बता दिया जाता है, कृत्रिम अभाव बता दिया जाता है। तो ऐसे करके जो है ग्राहकों का शोषण होता है, उपभोक्ताओं का शोषण होते रहता है। जिस की वस्तु का कीमत वास्तव में होना चाहिए उससे ज्यादा कीमत कभी ग्राहकों को खरीदना पड़ जाता है। तो ये बुराइयां इसमें देखने को मिलता है, ये दोष इसमें देखने को मिलता है। चौथा जो आता है वो है राष्ट्रीय संसाधनों का दुरुपयोग। राष्ट्रीय संसाधनों का दुरुपयोग ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने के लिए या अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए निजी जो कंपनियां होती है वो हमेशा राष्ट्रीय संसाधनों का दुरुपयोग करते रहते हैं। कच्चा माल से लेकर कई प्रकार से कृषि उत्पादित माल है, ऐसे बहुत सारे जो एक साधनों का दुरुपयोग किया जाता है अपने स्वार्थ के लिए, अपने हितों के लिए, अपने अधिकतम लाभ को प्राप्त करने के लिए ये जो निजी कंपनियां इस प्रकार से कार्य में संलिप्त रहती हैं। पांचवा जो है अनुचित गतिविधियां।
ये निजी कंपनियां जो है अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए ये कई बार जमाखोरी, मुनाफाखोरी, तस्करी, कर चोरी, ऐसे बहुत सारे कार्य, बहुत सारी बुराइयां, बहुत सारी कुरीतियां इनके द्वारा किया जाता है, जिसके कारण सरकार को भी नुकसान होता है और लोगों को सही समय में वस्तु नहीं मिल पाता, सही तरीके से वस्तु प्राप्त नहीं होता। तो इस प्रकार से ये निजी कंपनियां तो एक तरफ से कहा जाए तो अच्छी भी मानी जाती है और अच्छी गुणवत्ता वाली भी वस्तु प्रदान करती है, लेकिन कई बार ये लाभ कमाने की दृष्टि से कई बार आम नागरिकों का, आम उपभोक्ताओं का शोषण करते रहते हैं। तो बच्चों, आज निजी क्षेत्र के उपक्रम के बारे में ये 3 जो बिंदु पर आपके सामने यहाँ पर आपको समझाया गया, इसके बाद अगले चैप्टर में आपको सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम क्या है उसके बारे में आपको समझाया जाएगा। धन्यवाद।